नमस्कार। साथियों, आज का मेरा टॉपिक है इस वीडियो में रत्न और यंत्र। रत्न और यंत्र में कौन ज़्यादा कारगर होते हैं, कौन ज़्यादा प्रभावी होते हैं, इसी विषय पर आज का मेरा टॉपिक है। और यह एक पूरी रिसर्च है, बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। निवेदन है कि वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें, जिससे कि सारे फैक्ट और सारे तथ्य आप लोगों तक पहुंच सकें और आप उसको समझ सकें। आप दर्शकों में बहुत से लोग हैं, लगभग 95% लोग कोई न कोई रत्न अवश्य पहनते हैं। कभी किसी ज्योतिषी की सलाह पर, कभी किसी संत महात्मा के सलाह पर, या कभी यूं ही पहनते अवश्य हैं। तो लगभग 20% लोग ऐसे भी हैं जो कोई न कोई यंत्र ताबीज के रूप में गले में धारण करते हैं। आज का विषय यही है कि रत्न महत्वपूर्ण है, रत्न से ज़्यादा लाभ है या यंत्र या ताबीज से ज़्यादा लाभ है। मेरा जो रिसर्च है, मेरी जो शोध है, उसके अनुसार निश्चित ही यंत्र रत्न से ज़्यादा कारगर और लाभप्रद हैं, बशर्ते कि उन यंत्रों का निर्माण एक विशेष विधि से हुआ हो। वह विशेष विधि है चंद्र फैक्टर, अर्थात चंद्रमा के फैक्टर को, चंद्रमा के फैक्ट को अगर ध्यान में रख कर के यंत्र बना हो तो वह रत्न से ज़्यादा कारगर है। और इस तरह का यंत्र बनाने पर मैंने बहुत विशेष गहराई से शोध किया है। अब आप कहेंगे कि पंडित जी आप तो अपना प्रचार करने लगे। तो जी बिल्कुल नहीं, मैंने पूरा शोध किया है और शोध से या आप देखें कि 4 पन्ने का मैंने एक ये 4 पन्नों का मैंने एक नोट तैयार किया है। इसी विषय पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यंत्र रत्न से क्यों ज़्यादा कारगर है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य रखते हुए वीडियो को देखें और इसका लाभ लें, क्योंकि रत्न आप लोग सभी पहनते हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या जितने भी लोग रत्न पहनते हैं, मान लीजिए 10 लोगों ने एक ही ग्रह से संबंधित रत्न पहना है, तो क्या 10 को एक बराबर लाभ मिलता है? आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं, 10 को एक बराबर लाभ नहीं मिलता। अभी मैंने चंद्र फैक्टर की बात की थी, चंद्र फैक्टर की मैं चर्चा आगे करूंगा। चंद्र फैक्टर पर मेरी रिसर्च है और इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी चंद्र फैक्टर है। तो प्रश्न यह आया कि 10 लोग पहनते हैं तो 10 को क्या एक बराबर लाभ मिलता है? आप मानेंगे कि नहीं, 10 को एक समान लाभ नहीं मिलता। दूसरी बात अब यह है कि रत्न किस तरह से पहना जाता है और किस तरह से पहनना चाहिए। तो जब कोई भी ज्योतिषी किसी को रत्न प्रिस्क्राइब करता है या रत्न पहनने के लिए कहता है, तो ज्योतिष अनुसार रत्न कुंडली के कारक या योग कारक कह लीजिए, योग कारक ग्रहों से संबंधित रत्न पहनाया जाता है। अगर कुंडली में योग कारक रत्न कमज़ोर हैं तो, अब योग कारक ग्रह कौन से होते हैं? तो किसी भी कुंडली में लग्न अर्थात खाना नंबर 1, पंचम और नवम, यह 3 भाव के स्वामी जो होते हैं वह कारक ग्रह होते हैं। और इन्हीं कारक ग्रहों का रत्न, यदि यह कारक ग्रह कुंडली में कमज़ोर हैं तो
ज्योतिषी सलाह से पहना जाता है, पहनाया जाता है। बशर्ते यह योग कारक होते हुए भी कुंडली में कहीं त्रिक भावों में अर्थात 6, 8, 12 में न बैठे हों। ध्यान दीजिए कि योग कारक ग्रह कमजोर हो तो उनका रत्न पहना जाता है, पहनाया जाता है। शर्त इतनी है कि वो ग्रह किसी त्रिक भाव 6, 8, 12 में न बैठा हो। तो रत्न के साथ एक समस्या यह हो गई कि अगर ग्रह योग कारक है भी, लेकिन अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो आप नहीं पहन सकते, पहनेंगे तो नुकसान होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, मैं आगे बताऊंगा एकदम वैज्ञानिक और लॉजिकल दृष्टिकोण से। परंतु अभी बात को यहाँ से आगे ले चलते हैं। अब मान लीजिए कि किसी 10 लोग हैं, कोई 10 व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली में मंगल योग कारक है और मंगल 6, 8, 12 में बैठा भी नहीं है, कहीं शुभ भाव में बैठा है और कमज़ोर है। तो मंगल का रत्न मूंगा अगर पहनने को दिया जाए या दिया गया है 10 लोगों को, तो क्या 10 को एक बराबर लाभ मिलेगा? लॉजिक से तो मिलना चाहिए, क्योंकि रत्न वही है, मनुष्य भी वही है और 10 को योगकारी भी है मंगल, तो 10 को एक बराबर लाभ मिलना चाहिए। परंतु आप भी स्वीकार करेंगे कि मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? यही से चंद्र फैक्टर शुरू होता है। चंद्र फैक्टर क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी ग्रहीय व्यवस्था ऐसी है कि हमारे नवग्रह, जिनमें ज्योतिष अनुसार पृथ्वी को भी माना जाता है, ये सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। नवग्रहों में साइंस पृथ्वी को ग्रह मानती है, ज्योतिष ग्रह नहीं मानता। ज्योतिष अनुसार प्रमुख ग्रह सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन नवग्रहों की विशेष चर्चा ज्योतिष में होती है। और इन्हीं ग्रहों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यह ज्योतिष का सिद्धांत है और वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। क्यों? क्योंकि ये जब ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं अपनी कक्षा में, तो जब भी कहीं कोई निश्चित संख्या में, निश्चित आवृत्ति में परिक्रमा होगी, किसी की भी कोई करे, तो एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है और उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी भी अपनी कक्षा में रहते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो कह लिया जाए कि सारे ग्रहों का एक चुंबकीय बल तैयार होता है और वो सारे ग्रहों पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी पर पड़ता है, सारे ग्रहों पर पड़ता है। चूँकि हम पृथ्वी पर हैं और हम पृथ्वी पर से अध्ययन कर रहे हैं, तो हम केवल पृथ्वी की बात करते हैं, पड़ता सभी ग्रहों पर है। एक फैक्ट तो यह हो गया। अब पृथ्वी पर पड़ता कैसे है? तो चूंकि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। एक तरफ से ऐसे मान लीजिए कि जैसे आपके घर के चारों तरफ कोई एक आवृत्ति चल रही है, उसी तरफ से चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। और चंद्रमा एक बहुत फास्ट मूविंग ग्रह है, 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है, 2.25 दिन एक राशियों में रहता है। तो ग्रहों का वह मैग्नेटिक प्रभाव जो है पृथ्वी पर चंद्रमा के माध्यम से पड़ता है। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी कि ग्रहों का जो भी मैग्नेटिक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, वह चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर पड़ता है। अर्थात चंद्रमा की स्थिति
जिम्मेदार है कि प्रभाव किस तरह का पड़ेगा पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर हम मनुष्य रहते हैं और मनुष्य सभी प्राणियों से कहा जाए तो अधिक सेंसिटिव प्राणी है, इसलिए वह ग्रहों का मैग्नेटिक प्रभाव मनुष्य पर अधिक पड़ता है, लेकिन चंद्रमा के माध्यम से। यही चंद्र फैक्टर का एक छोटा सा सिद्धांत है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रमा को ज्योतिष में मन कहा गया है। चंद्रमा मनसो जाता। उदाहरण से समझिए कि ग्रहों का दुष्प्रभाव या सुप्रभाव किस पर पड़ता है? क्या हमारे शरीर पर पड़ता है? जी नहीं, मन पर पड़ता है। अगर हमारी कुंडली में ग्रह खराब हैं तो वो हमारे मन को खराब करते हैं और फिर मन हमारा उस गलत प्रभाव में आकर के गलत एक्टिव होता है और उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आता है और हम मानते हैं कि ग्रह ने हमारा नुकसान किया या हानि किया। योगकारी ग्रह भी है तो वह योग किसके लिए बनाते हैं? मन के लिए बनाते हैं। मन को वो इतना अच्छा प्रभाव देंगे कि मन अच्छे निर्णय लेगा, मन अच्छे कार्य करवाएगा, क्योंकि हमसे करवाता तो हमारा मन ही है। हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं करवाता तो मन ही है। तो मन चंद्रमा है और ग्रहों का प्रभाव सीधे चंद्रमा के माध्यम से मन पर पड़ता है, मतलब चंद्रमा पर पड़ा तो मन पर पड़ा। तो जब रत्न हम पहनते हैं किसी योगकारी ग्रह का, तो प्रश्न यह था कि क्या 10 लोग पहन रहे हैं तो 10 को एक बराबर लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? तो हम आपको एक प्रैक्टिकल और उदाहरण के रूप में दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमारा चंद्रमा जो है वह हमारी कुंडली में कमज़ोर है और मंगल हमारी कुंडली में बहुत योग कारक है और मंगल का आपको रत्न पहना दिया गया। अब मंगल तो ऊर्जा दे रहा है। ध्यान देने की बात है कि कोई भी रत्न किसी ग्रह को प्रसन्न नहीं करते। जो आम धारणा बना दी गई है कि इस रत्न को पहनने से ग्रह प्रसन्न होगा, ग्रह प्रसन्न नहीं होते। आप जिस ग्रह का रत्न धारण करेंगे तो उस ग्रह की ऊर्जा आपको मिलने लगेगी। क्यों मिलने लगेगी? क्योंकि जो रत्न जिस ग्रह से संबंधित होता है उस ग्रह की रचना उस रत्न की रचना उसी ग्रह के अनुसार होती है, उसका रंग उसी तरह का होता है। और जब सूर्य की किरणें उस रत्न पर पड़ती हैं तो उस ग्रह की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एक्यूप्रेशर, हम रत्न को अंगूठी के रूप में अधिकतर पहनते हैं, तो एक एक्यूप्रेशर का काम करता है। वह ऊर्जा हमारे रक्त को प्रभावित करती है और रक्त जाकर के मन को प्रभावित करता है। मन शरीर में अदृश्य है, मन किसी शरीर के अंग का नाम नहीं है, तो मन सर्वत्र है शरीर में। जैसे आपका हाथ कटे, उंगली कटे, तकलीफ होती है किसको? मन को। मन को ही तो तकलीफ होती है। आप कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, मन प्रसन्न होता है। शरीर का क्या लेना देना है? मन ही है। इसीलिए कहा गया है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो जब आपको रत्न पहनाया जाता है तो रत्न उस ग्रह की ऊर्जा आपके मन को देने लगता है और मन है चंद्रमा। तो मान लीजिए कि रत्न तो ऊर्जा दे रहा है, भरपूर ऊर्जा दे रहा है, लेकिन जो रिसीवर है उस ऊर्जा का, जो उस ऊर्जा को लेने वाला है, यानी चंद्रमा, यानी हमारा मन, तो चंद्रमा अगर कुंडली में कमज़ोर है तो क्या वह उस ऊर्जा को ले पाएगा पूरा का पूरा? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यह एक बाटल है जिसे हम चंद्रमा मान लेते हैं। इस बाटल की एक कैपेसिटी है, इस बाटल का एक मुंह है और यह एक पाइप है। इस पाइप के माध्यम से ऊर्जा आ रही है, इस बाटल में आना है ऐसे। अब चूंकि इस बाटल का मुंह छोटा है और पाइप का मुंह बड़ा है, मतलब ऊर्जा अधिक आ रही है और लेने वाले का मुंह बहुत छोटा है,
तो ऊर्जा बाहर चली जाएगी, पूरी ऊर्जा को वह बाटल नहीं ले पाएगा, मतलब ये चंद्रमा नहीं ले पाएगा, क्योंकि यह कमज़ोर है, इसका मुँह छोटा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मान लीजिए किसी तरह से हम ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि इसको, इस फोर्स को, यानी ऊर्जा के फोर्स को इस चंद्रमा रूपी बोतल में फिट कर देते हैं कि ऊर्जा बाहर न जाए, तो क्या होगा? ऊर्जा अधिक आ रही है, बाटल बहुत छोटा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये बाटल फट जाएगा, क्योंकि ऊर्जा इतनी अधिक आ रही है। तो यही सिस्टम है कि पहले तो ग्रह, जिस रत्न को पहना जा रहा है, अब चंद्रमा अगर कमज़ोर है व्यक्ति का कुंडली में, तो उस पूरी ऊर्जा को ले ही नहीं पाएगा। फिर आपका रत्न पहनना न पहनना बहुत मायने नहीं रखता। और चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय रत्न विज्ञान में कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आप चंद्रमा का भी रत्न पहन लें, लेकिन चंद्रमा का रत्न या किसी ग्रह का रत्न तभी पहनेंगे जब वह आपकी कुंडली में योगकारी भी हो और छठवें आठवें में न बैठा हो। अब मान लीजिए कि आप मंगल का रत्न तो पहन रहे हैं, चंद्रमा कमज़ोर है, रत्न की ऊर्जा ले नहीं पाएगा, तो आप अगर चंद्रमा का भी रत्न पहनेंगे और चंद्रमा आपकी कुंडली में मारक ग्रह है, छठवें आठवें में बैठा है, तब तो आप चंद्रमा का रत्न पहनेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और रत्न विज्ञान में रत्न के अलावा और कोई उपाय नहीं है किसी ग्रह को मजबूत करने का। तो इस तरह से रत्न, यही कारण है कि सबको एक बराबर नहीं कार्य करते। दूसरा प्रभाव कारण और भी है। रत्न सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब मान लीजिए कि जिसने रत्न पहना है उसकी दिनचर्या ऐसी है कि वह दिन भर ऑफिस में रहता है, एयर कंडीशन ऑफिस में रहता है, तो सूर्य का प्रकाश से संपर्क ही नहीं हो रहा है उसका, तो निश्चित ही ग्रह वो रत्न कम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो नाइट ड्यूटी करता है, दिन में सोता है, वह और सूर्य के प्रकाश में कम जाता है, तो रत्न क्या करेंगे बेचारे? रात में तो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिल रहा है। तो यह तो बात हो गई रत्नों की। क्षमा करिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब रत्न इस वजह से सबको एक बराबर नहीं काम करते, और अगर चंद्र फैक्टर सही नहीं है, चंद्रमा कमज़ोर है, तो रत्न एकदम नहीं काम करेंगे। और आप दर्शक कमेंट करके लिखिएगा कि अगर आपने रत्न पहना है तो आपको रत्न ने कितना लाभ दिया। किसी को बहुत दे सकता है, पूर्ण रूप से दे सकता है रत्न लाभ, अगर चंद्रमा मजबूत है तो। किसी को मध्यम, किसी को कुछ, सबको एक बराबर नहीं दे सकता, जबकि रत्न वही है, तो फैक्टर चंद्रमा का है। अब हम बात करते हैं यंत्र की। यंत्र वैसे तो रोड पर फलक छाप लोग बनाते हैं, हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन जो यंत्र की हमारी विधि है, जो हमारा फोर्स है, वह चंद्र फैक्टर को ध्यान में रख करके बनाया गया है और बनाया जाता है। हम मंगल की ही बात करते हैं, मंगल का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए मंगल का यंत्र बनाना है जिससे कि मंगल की ऊर्जा मिले, तो हमारा संस्थान या हमारा चैनल कैसे मंगल यंत्र का निर्माण करता है। यंत्र विज्ञान में ग्रहों के इष्ट देवता की ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। जैसे मंगल के इष्ट देव हैं हनुमान जी या बजरंगबली, तो यहाँ मंगल के देवता, जो इष्ट देवता हैं हनुमान जी हैं, उनकी ऊर्जा को यंत्र में रखा जाता है। कैसे? थोड़ा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जो हमारी विधि है चंद्र फैक्टर के साथ। इसके लिए यह है कि पहले आप, अगर आप भी बना सकते हैं, तो किसी ऐसे हनुमान मंदिर का चुनाव करिए जहाँ बहुत कम लोग आते जाते हों। हनुमान जी का श्रृंगार किया जाता है, आप जानते हैं, उनके श्रृंगार में सिंदूर और
को चमेली के तेल में मिला करके उनके पूरे बदन पर पोता जाता है, उनका वस्त्र बदला जाता है, उनको नया ध्वज लगाया जाता है। यही हनुमान जी का श्रृंगार है। और फिर उसके बाद लड्डू के साथ उनकी पूजा, ये श्रृंगार है। तो किसी ऐसे मंदिर को चुना जाता है, आप भी चुन सकते हैं, जहाँ बहुत कम लोग जाते हों और जहाँ श्रृंगार भी कभी छठे छमासे या किसी विशेष पर्वों पर ही होता हो। तो उस मंदिर में हनुमान जी का विधिवत श्रृंगार करें, उनका को सिंदूर और तेल लगाएं, उनका वस्त्र बदलें और ध्वजा चढ़ाएं, फिर विधिवत पूजा करें। और उनके चरणों में जो सिंदूर अभी आपने पूरे शरीर में लगाया है, तो पैरों में भी लगाया है, उस सिंदूर से ही चांदी की कलम से भोजपत्र पर मंगल का यंत्र लिखें और उसे घर ले आए, और उस सिंदूर को भी घर ले आए जो चमेली के तेल में आपने हनुमान जी को लगाया है। और घर आकर के चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का होता है, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का यंत्र उसी सिंदूर से लिखें, या हमारा संस्थान इस तरह से बनाता है। और फिर इन दोनों को, जो चांदी का यंत्र आता है, उसके अंदर पैक करके पूर्णिमा के दिन जब चंद्र पूर्ण प्रभाव में होता हो, तो रात्रि के समय पारद शिवलिंग पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, बनी बनाई भी मिलती है। पारद शिवलिंग पर रात्रि भर दूध से अभिषेक होता रहे, और उस अभिषेक के जल से, अभिषेक के दूध से, पहले दूध पारद के शिवलिंग का अभिषेक करेगा और वहाँ से चल करके फिर इस यंत्र को जो अभी बनाया गया है, इसको अभिषेकित करेगा पूर्णिमा की रात्रि में खुले आसमान के नीचे। तो यहाँ चंद्रमा का भी बैलेंस हो जाता है और मंगल का भी बैलेंस हो जाता है। और इस तरह का यंत्र कभी नुकसान नहीं करता, पूरी ऊर्जा देता है। और उसका निर्माण कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर इसको आप बताई गई विधि से, जिसकी विधि आपको साथ में बताई जाएगी, तय समय पर पहने और 108 दिन तक आप इसको धारण करें। परिणाम यह 108 दिन में देगा, क्योंकि चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 का जब आप 4 गुणा करते हैं तो 108 बनता है। और यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्र में माला की संख्या 108 होती है, माला में मनकों की संख्या 108 होती है। कोई भी जप 108 बार ही किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा के फैक्टर का वहाँ भी ध्यान रखा जाता है। यही चंद्र फैक्टर है। तो 108 दिन आपको धारण पहले करना है और प्रतिदिन आप अपना अनुभव नोट करते रहें। 27 दिनों में यह यंत्र आपके मन से कांटेक्ट कर लेगा, मतलब मन से आपके संपर्क कर लेगा पूरी तरह से। उसके बाद ही परिवर्तन लाना शुरू होगा। तो 27 दिन लग जाते हैं इस यंत्र को आपके मन से कनेक्ट होने में। उसके बाद यह अपना प्रभाव देना शुरू करता है और बाकी के 27 दिन के 3 चरणों में यह अपना पूर्ण प्रभाव दे देता है। यदि आपको पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता है, तो अगर हमारे संस्थान से आपने प्राप्त किया है तो हमारा संस्थान इसे रिटर्न ले लेगा और जो भी आपके कास्ट लिया गया है आपसे, उसे एक निश्चित शर्त के अनुसार वापस कर दिया जाएगा। तो समस्या किसी तरह की हो, रत्न भी काम करते हैं, लेकिन रत्नों का प्रभाव बहुत न्यूनतम होता है, इसलिए कि कुछ फैक्ट मैंने बताए कि क्यों कम होता है। और सबसे बड़ा फैक्ट यह भी है कि रत्न ओरिजिनल मिलते नहीं।
आप रत्न के लिए किसी सुनार या किसी दुकानदार पर ही आश्रित हैं। और शुद्धता बहुत बड़ा मैटर करती है। और अशुद्ध यानी जो कहा जाए कि अच्छी क्वालिटी का रत्न नहीं है तो परिणाम भी नहीं मिलेगा। और बाकी भी परिणाम क्यों नहीं मिलता वह मैं बता चुका हूँ। तो यह जानकारी कैसी लगी आपको? जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपकी कोई समस्या इस तरह की है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको पूर्ण समाधान दिया जाएगा। और अगर कोई यंत्र की आवश्यकता है तो आप उसके बारे में इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा ही जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।